हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पैथोमा के चैप्टर नंबर 10 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पेप्टिक अल्सर डिजीज़। तो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ क्या है हमारे पास? सॉलिटरी म्यूकोजल अल्सर इन्वॉल्विंग प्रोक्सिमल ड्यूडेनम 90% और डिस्टल स्टमक 10%। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में हमारे पास क्या होता है कि सॉलिटरी म्यूकोजल अल्सर बन जाता है। और पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की लोकेशंस क्या है हमारे पास? प्रोक्सिमल ड्यूडेनम में ये होता है अल्सर 90% केसेस में, और डिस्टल स्टमक में ये अल्सर होता है 10% केसेस में। प्रोक्सिमल ड्यूडेनम मतलब ड्यूडेनम का स्टार्टिंग वाला पार्ट, और डिस्टल स्टमक मतलब स्टमक का जो एंडिंग वाला पार्ट है ना, वहाँ पे। Duodenal ulcer is almost always due to H. pylori, more than 95%, rarely may be due to Zollinger-Ellison syndrome। ड्यूडिनल अल्सर हमारे पास ऑलमोस्ट हमेशा एच पाइलोरी की वजह से ही होता है, मोर देन 95% केसेस में। रेयरली हमारे पास जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम की वजह से होता है। जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम क्या हमारे पास? इसमें हमारे पास क्या होता है कि गैस्ट्रिनोमा हो जाता है, गैस्ट्रिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर हो जाता है पेंक्रियाज में या ड्यूडिनम में। तो फिर जब गैस्ट्रिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो फिर क्या होगा? गैस्ट्रिन क्या करता है? पाइटल सेल्स को स्टिमुलेट करता है, तो वो पाइटल सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा एसिड की प्रोडक्शन करेंगे। जब बहुत ज़्यादा एसिड होगा तो क्या हो जाएगा? पेप्टिक अल्सर डिजीज़ हो जाएगी। प्रेजेंस विद एपिगैस्ट्रिक पेन दैट इम्प्रूव्स विथ मील्स। ड्यूडिनल अल्सर में क्या होता है कि हमारे पास एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, लेकिन जब पेशेंट जो है वो खाना खाता है तो इम्प्रूव हो जाता है उसका पेन, मतलब कि खाना खाने से पेन इम्प्रूव होता है। डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपिक बायोप्सी शोज अल्सर विथ हाइपरट्रोफी ऑफ ब्रोनर्स ग्लैंड। तो जब हम डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपिक बायोप्सी करवाते हैं ना, तो उसमें हमें क्या नज़र आता है कि अल्सर नज़र आता है, और साथ में हमें हाइपरट्रोफी ऑफ ब्रोनर ग्लैंड्स नज़र आती है। Usually arises in anterior duodenum. When present in posterior duodenum, rupture may lead to bleeding from the gastroduodenal artery or acute pancreatitis। Usually हमारे पास जो duodenal अल्सर है वो anterior duodenum में होता है, और अगर posterior duodenum में अल्सर हो तो उसकी वजह से अगर वो रप्चर हो जाए तो फिर ब्लीडिंग हो सकती है गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी से, या फिर acute pancreatitis हो सकता है। तो ये हमने ऊपर ड्यूडिनल अल्सर को डिस्कस किया। अब हमारे पास गैस्ट्रिक अल्सर है। गैस्ट्रिक अल्सर इज यूजुअली ड्यू टू एच पाइलोरी 75% केसेस। अदर कॉजेज इंक्लूड एनसेड्स एंड बाइल रिफ्लक्स। गैस्ट्रिक अल्सर हमारे पास यूजुअली एच पाइलोरी की वजह से होता है 75% केसेस में, लेकिन दूसरे कॉजेज हमारे पास कौन से? एनसेड्स की वजह से होता है और बाइल रिफ्लक्स की वजह से हो सकता है। प्रेजेंस विद एपिगैस्ट्रिक पेन दैट वर्जन्स विद मील। इसमें भी एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, लेकिन जब पेशेंट खाना खाता है तो उसका पेन ज़्यादा बढ़ जाता है। अल्सर इज यूजुअली लोकेटेड ऑन द लेसर कर्वेचर ऑफ द एंट्रम। गैस्ट्रिक अल्सर हमारे पास यूजुअली कहाँ पे लोकेटेड होता है? लेसर कर्वेचर ऑफ एंट्रम पे। रप्चर कैरीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। अगर रप्चर हो जाए तो फिर क्या होगा कि हमारे पास रिस्क ऑफ ब्लीडिंग होता है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से। डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ अल्सर्स इंक्लूड कार्सिनोमा। हम अल्सर्स की डिफरेंशियल डायग्नोसिस में कार्सिनोमा को इंक्लूड कर सकते हैं। Duodenal ulcers are almost never malignant. Duodenal carcinoma is extremely rare. Duodenal ulcers हमारे पास malignant नहीं होते। Duodenal carcinoma extremely rare होता है। Gastric ulcers can be caused by gastric carcinoma intestinal subtype। गैस्ट्रिक अल्सर्स हमारे पास गैस्ट्रिक कार्सिनोमा की वजह से हो सकते हैं। इंटेस्टिनल सबटाइप जो होती है ना गैस्ट्रिक कार्सिनोमा की, उसकी वजह से हो सकते हैं। बिनाइन पेप्टिक अल्सर्स आर यूजुअली स्मॉल लेस देन 3 सेंटीमीटर, शार्पली डिमार्केटेड, punched out and surrounded by radiating folds of mucosa, फिगर 10.13a। तो जो हमारे पास बिनाइन पेप्टिक अल्सर्स होते हैं ना, वो हमारे पास यूजुअली स्मॉल होते हैं, लेस देन 3 सेंटीमीटर उनकी साइज होती है, और वो शार्पली डिमार्केटेड होते हैं, मतलब पंच्ड आउट होते हैं, और रेडिएटिंग फोल्ड्स ऑफ म्यूकोसा उनको सराउंड करते हैं। और फिगर 10.13a मैं आपको दिखाती हूँ। Malignant ulcers are large and irregular with heaped up margins, फिगर 10.13b। Malignant ulcers जो होते हैं ना वो लार्ज होते हैं और इरेगुलर होते हैं, और उनके मार्जिन जो है ना वो हीप्ड अप होते हैं। फिगर 10.13b मैं आपको दिखाती हूँ, दोनों फिगर्स दिखाती हूँ। बायोप्सी इज रिक्वायर्ड फॉर डेफिनेटिव डायग्नोसिस। बायोप्सी करवा के फिर हमें पता चलता है डेफिनेटिव डायग्नोसिस क्या है। तो हम फिगर्स देखते हैं। तो ये हमारे पास फिगर 10.13a है और ये फिगर 10.13b है। इसमें आप देख सकते हैं ये हमारे पास पेप्टिक अल्सर डिजीज है, और इसमें हमारे पास ये कार्सिनोमा है। ये हमारे पास बिनाइन पेप्टिक अल्सर है और ये मैलिग्नेंट पेप्टिक अल्सर है। इसमें हमारे पास जो है ना ये स्मॉल साइज का अल्सर होता है, मतलब ये शार्पली डिमार्केटेड होता है, और इसमें देखें ये हमारे पास लार्ज अल्सर है और हीप्ड अप मार्जिन हैं इसकी, ये देखें। बाकी मैं आपको एक और पिक्चर पेप्टिक अल्सर डिजीज की लेक्चर के एंड में दिखाती हूँ।
अब हमारे पास टॉपिक है गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। गैस्ट्रिक कार्सिनोमा क्या है? मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन ऑफ सरफेस एपिथेलियल सेल एडिनोकार्सिनोमा। गैस्ट्रिक कार्सिनोमा में हमारे पास क्या होता है कि मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन हो जाती है सरफेस एपिथेलियल सेल्स की। और हमारे पास गैस्ट्रिक कार्सिनोमा मोस्टली कौन सा होता है? एडिनोकार्सिनोमा होता है। सब क्लासिफाइड इनटू इंटेस्टिनल एंड डिफ्यूज टाइप्स। और ये हमारे पास सब क्लासिफाइड है इनटू इंटेस्टिनल टाइप एंड डिफ्यूज टाइप। इंटेस्टिनल टाइप मोर कॉमन, presents as a large regular ulcer with heaped up margins, most commonly involves a lesser curvature of the antrum similar to gastric ulcer। intestinal type हमारे पास मोर कॉमन है और इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होती है? हमारे पास इसमें लार्ज रेगुलर अल्सर बन जाते हैं और उसके हीप्ड अप मार्जिन होते हैं। मोस्ट कॉमनली हमारे पास लेसर कर्वेचर ऑफ द एंट्रम को इन्वॉल्व करता है, जैसे हमारे पास गैस्ट्रिक अल्सर इन्वॉल्व कर रहा था, उसकी भी ये सेम लोकेशन थी। Risk factors include intestinal metaplasia, example due to H. pylori and autoimmune gastritis, nitrosamines in smoked food, Japan and blood type A। रिस्क फैक्टर्स हमारे पास इंटेस्टिनल टाइप के क्या हैं? इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया हो जाए ड्यू टू एच पायलोरी या ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस की वजह से, या फिर हमारे पास नाइट्रोजामाइंस हो स्मोक्ड फूड्स में, जैसे जापान में स्मोक्ड फूड ज़्यादा मिलता है तो वहाँ पे लोग ये ज़्यादा खाते हैं तो उनमें ये हो सकता है। और ब्लड टाइप ए जिनका हो उनमें ये हो सकता है। डिफ्यूज टाइप इज कैरेक्टराइज्ड बाय सिग्नेट रिंग सेल्स दैट डिफ्यूजली इन्फिल्ट्रेट द गैस्ट्रिक वॉल, फिगर 10.14b। डेस्मोप्लेजिया occurs in thickening of stomach wall, rhinitis plastica, फिगर 10.14a। डिफ्यूज टाइप में हमारे पास क्या होता है कि सिग्नेट रिंग सेल्स होते हैं जो कि हमारे पास डिफ्यूजली इन्फिल्ट्रेट कर रहे होते हैं गैस्ट्रिक वॉल को। फिगर 10.14b में आपको दिखाती हूँ। डेस्मोप्लेजिया अगर हो जाए ना तो फिर उसकी वजह से क्या होता है कि थिकनिंग हो जाती है स्टमक वॉल की, फिर उस कंडीशन को हम बोलते हैं रेनाइटिस प्लास्टिका। फिगर 10.14a, ये दोनों फिगर्स मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारे पास फिगर 10.14a और ये हमारे पास 10.14b है। इसमें हमारे पास ए में लेनाइटिस प्लास्टिका दिखाया हुआ है, ये हमारे पास लेनाइटिस प्लास्टिका है, और ये बी में हमारे पास सिग्नेट रिंग सेल्स हैं। आप ये सेल्स देख सकते हैं, इसमें ये सिग्नेट रिंग बनी हुई है, ये पर्पल कलर में से। नॉट एसोसिएटेड विद एच पायलोरी, इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया और नाइट्रोजामाइन। डिफ्यूज टाइप हमारे पास एच पायलोरी से एसोसिएटेड नहीं होता, ना ही इसमें इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया होता है और ना ही नाइट्रोजामाइंस की वजह से होता है। Gastric carcinoma presents late with weight loss, abdominal pain, anemia and early satiety, rarely presents as acanthosis nigricans or lesser Pradlet sign। गैस्ट्रिक कार्सिनोमा हमारे पास बहुत लेट प्रेजेंट करता है और क्या सिम्टम्स होते हैं? वेट लॉस होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, एनीमिया होता है और अर्ली सटाइटी होती है। मतलब कि जो पेशेंट होता है वो बस थोड़ा सा खाना खाता है और उसका पेट फुल हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा अर्ली सटाइटी होती है उसको। और इसमें रेयरली हमारे पास कैंथोसिस नाइग्रिकन्स होता है और लेसर ट्रेलर साइन होता है। स्प्रेड टू लिम्फ नोड्स कैन इन्वॉल्व द लेफ्ट सुप्रा क्लेविकुलर नोड, विर्चो नोड। अगर लिम्फ नोड्स में ये स्प्रेड कर जाए तो फिर ये हमारे पास इन्वॉल्व कर सकता है लेफ्ट सुप्रा क्लेविकुलर नोड को, जिसको हम विर्चो नोड बोलते हैं। डिस्टेंट मेटास्टेसिस मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व लिवर, अदर साइट्स इंक्लूड। डिस्टेंट मेटास्टेसिस मोस्ट कॉमनली हमारे पास लिवर में होती है, लेकिन दूसरी साइड्स पे भी होती है। वो कौन सी है दूसरी साइड्स? पेरी अम्बलाइकल रीजन, सिस्टम मेरी जोसेफ नोड्यूल सीन विद इंटेस्टिनल टाइप। दूसरी साइड्स कौन सी है डिस्टेंट मेटास्टेसिस की? पेरी अम्बलाइकल रीजन है। अम्बलाइकस के इर्द गिर्द जो रीजन है ना उसको पेरी अम्बलाइकल रीजन बोलते हैं। वहाँ पे अगर मेटास्टेसिस हो जाए तो उसको हम बोलते हैं सिस्टर मेरी जोसेफ नोड्यूल, और ये हमारे पास इंटेस्टिनल टाइप में होती है। बायलेटरल ओवरीज क्रूकेनबर्ग ट्यूमर सीन विद डिफ्यूज टाइप। और कहाँ पर ये मेटास्टेसाइज हो सकता है? बायलेटरल ओवरीज में, दोनों ओवरीज में, जिसको हम बोलते हैं क्रूकेनबर्ग ट्यूमर, और ये हमारे पास डिफ्यूज टाइप में होता है। तो ये हमने स्टमक की सारी पैथोलॉजी पढ़ ली। तो ये हमारे पास पेप्टिक अल्सर डिजीज की पिक्चर है, ये हमारे पास एसोफेगस है, ये हमारे पास स्टमक है और ये हमारे पास ड्यूडिनम है यहाँ पे। तो हमारे पास जो पेप्टिक अल्सर डिजीज की मोस्ट कॉमन लोकेशंस है ना वो हमारे पास डिस्टल स्टमक है और प्रोक्सिमल ड्यूडिनम है। तो यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं गैस्ट्रिक अल्सर और यहाँ पे ये ड्यूडिनल अल्सर हो रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।